कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है हमारे बेयर एक्ट में। बेयर एक्ट में यदि हम चैप्टर नंबर 5 को देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है सर्टेन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। हिंदी में बोलते हैं संविदा द्वारा सर्जित संबंधों के सदृश कतिपय संबंधों के विषय में। तो यहाँ क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट नाम की चीज नहीं लिखी हुई है। यहाँ बताया हुआ है कि संविदा द्वारा सर्जित संबंधों के सदृश 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 इंग्लिश में बोलेंगे रिजेंबलिंग। रिजेंबलिंग का मतलब होता है सदृश्य, यानी उसकी तरह दिखने वाला। दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन, सर्टेन रिलेशंस, नहीं अभी टॉपिक ही है सर्टेन रिलेशंस, सर्टेन रिलेशंस resembling, certain relations resembling, resembling। तो ये जो वर्ड है resembling, इसे बोलते हैं हिंदी में सदृश्य, सदृश, सदृश। certain relations resembling those created by contract, those created by contract। तो एक चीज क्लियर हो गई हमारे पास कि नंबर 1, क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट नाम का कोई टर्म नहीं है, ये इंग्लिश लॉ में वर्ड बोला जाता है। इंग्लिश लॉ में, इंडियन लॉ के अंदर ये चीज है। ये एमसीक्यूज में एग्जाम में पूछा जाता है इंडियन लॉ में। सर्टेन रिलेशंस दो रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या हुआ कि दो पार्टीज हैं, ठीक है, दो पार्टीज हैं ए एंड बी। इन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्या? ऑफर हुआ है? नहीं, ऑफर नहीं हुआ। एक्सेप्टेंस हुआ है क्या? अरे जब ऑफर ही नहीं हुआ तो एक्सेप्टेंस कहां से होगा? ऑफर भी नहीं हुआ, एक्सेप्टेंस भी नहीं हुआ। कोई कंसीडरेशन की बात हुई है क्या इनके बीच में? अरे जब ऑफर नहीं हुआ, कोई एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, तो कंसीडरेशन की बात कहां से आ गई? ये भी नहीं है। तो किसी भी दो पार्टीज के बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, फॉर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ए और बी दो पार्टीज के बीच में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या चीज चाहिए आपको? ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन, लीगली एनफोर्सेबल बाय लॉ, एनफोर्सेबल बाय लॉ, ऐसी। तो ये तो बाद की बात आती है, पहली चीज तो ये होती है। तो जब कभी किसी दो पार्टीज के बीच में ना तो ऑफर हुआ है, ना ही एक्सेप्टेंस हुआ है, ना ही कोई कंसीडरेशन है, तो कॉन्ट्रैक्ट नाम की कोई चीज ही नहीं हुई। तो फिर क्यों कहा जाता है क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट? दरअसल क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट का हिंदी में है अर्ध संविदा, अर्ध संविदा। तभी तो यहां आया है सर्टेन रिलेशंस, सर्टेन रिलेशंस किसके बीच में है? रिलेशंस, रिलेशंस है ए और बी के बीच में रिलेशन। इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है, इन दोनों के बीच में रिलेशन की बात की जा रही है। सर्टेन रिलेशन रिजेंबलिंग, तो वो रिलेशन, वो संबंध, इन दोनों के बीच में जो संबंध हुआ है, वो संबंध किस तरह का लग रहा है? वो संबंध सदृश हो रहा है, रिजेंबलिंग हो रहा है, सदृश हो रहा है, रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, जो ऐसा लग रहा है जैसे कि इनके बीच में ऐसा संबंध जैसा कि
कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा होता है, कॉन्ट्रैक्ट से क्रिएट होता है। अब इन दोनों में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो रिलेशन क्या होगा, बायर सेलर या जो भी इनके बीच में ट्रांजेक्शन हुआ है उस तरह का। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि अब चैप्टर नंबर 5 में हम उन, इसको यूँ भी कह सकते हैं, चैप्टर नंबर 5 में हम उन दो पार्टीज के रिलेशंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसमें ना तो किसी ने ऑफर किया है और ना ही उसको एक्सेप्ट किया है, बल्कि उन दोनों में कुछ संबंध इस तरह का क्रिएट हो चुका है जैसे लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो इनके बीच में। तो जब कभी कॉन्टैक्ट होकर के जो क्रिएट होते हैं रिलेशन, वो वाली बात क्या। तो अभी अभी हमने क्या समझा, नंबर 1 चैप्टर नंबर 5 सेक्शन 68 से शुरू होता है, ये 68 से 72 तक, 72। अब आपके बात करते हैं जुडिशरी में, जुडिशरी के एग्जामिनेशन में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज, एमसीक्यूज में पूछेंगे क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट्स आर गिवन अंडर द फॉलोइंग सेक्शंस, 68 से लेके 72 तक, ये इसका आंसर हो गया। दूसरा, क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट इज इंग्लिश टर्म, लेटिन टर्म, तब हम यहां पे बोलेंगे कि ये लेटिन टर्म है। ये इंग्लिश नहीं है, ये इंग्लिश, क्योंकि ये इंग्लिश लॉ के अंदर बोला जाता है क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन लॉ में क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला जाता। ठीक है, अभी कौन सा स्टूडेंट आया, एक सेकेंड। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। ये तो देखो, तब यहाँ पर दीपिका आप आ गए क्लास में। हाँ, सेक्शन 68 चल रहा है, आज हम टॉपिक लेके चल रहे हैं क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट, क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट एक इंग्लिश लॉ में आता है, इंडियन लॉ में नहीं आता। 68 से लेके 72 तक इसके प्रोविजंस हैं, ठीक है। सेक्शंस कहाँ से कहाँ तक हैं, एक ये पूछा जाता है। फिर एक ये भी आता है, सर्टेन रिलेशंस रिजेंबलिंग जस्ट लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको ऑप्शन दे देगा नीचे, तब आपको ध्यान देना है क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट्स, क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब 1 बाय 1 इसके स्टार्ट करते हैं। हाँ, दो, अब इसको यो भी बोल सकते हैं, क्योंकि अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच, अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच नो ऑफर एंड नो एक्सेप्टेंस, तब कहेंगे यार ऑफर भी नहीं है, एक्सेप्टेंस भी नहीं है, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट है, बताओ उसे क्या कहते हैं, तब इसका आंसर आएगा क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। तो जिसमें ऑफर नहीं होता, एक्सेप्टेंस नहीं होता, तो इट मींस क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट अ रियल कॉन्ट्रैक्ट्स, these are the relations between the two parties which resembles just like a created by a contract. In other words, we can say that quasi contracts are those contracts which are imposed by the court, जिसे हिंदी बोलते हैं न्यायालय के द्वारा थोपे जाने वाले, imposed by the contract, imposed by the law, imposed by the court, imposed by the court, imposed by the court,
प्रॉपर है इस पे, इम्पोज बाय द कोर्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, सेक्शन वाइज इसकी स्टडी करते हैं। चलिए, क्या बोल रहा है ये सेक्शन 68। 68 क्या कह रहा है? 68 कहता है, अच्छा एक चीज रह गई है इसमें कि ये जो क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, ये एक लेटिन मैक्सिम पर बेस्ड है। तो आप नोट्स में लिख सकते हैं, द क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेस्ड ऑन द मैक्सिम ऑफ, अब वो मैक्सिम क्या है? वो मैक्सिम है नेमो डेबिट, लोक, LOCU, लोकोप्लेटरी, PLATARI, नेमो डेबिट लोकोप्लेटरी एक्स लियना, LIENA, हाँ अच्छा ए है क्या? JUS जे, अच्छा कई जगह अलग अलग दे रखा है, JACRA, इसका मीनिंग लिख लीजिए, नो मैन मस्ट ग्रो, नो मैन मस्ट ग्रो, नो मैन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ another person's cost, another person's cost, दूसरे व्यक्ति की लागत पर कोई एनरिच नहीं हो सकता। ये एक इक्विटेबल प्रिंसिपल है यहाँ पर, जो ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को हम अलाउ नहीं करेंगे कि वो दूसरे व्यक्ति की कॉस्ट पर एनरिच हो जाए। अ पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू एनरिच हिमसेल्फ एट द एक्सपेंसेस ऑफ अनदर। ये एक, इसको यूँ भी बोल सकते हैं अनजस्ट एनरिचमेंट, ये भी आप लिख लीजिए, कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, अनजस्ट एनरिचमेंट, unjust enrichment, which one of the following relates with the unjust enrichment, तब यहाँ क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। इसका मतलब होता है एनरिचमेंट ऑफ वन पर्सन एट द कॉस्ट ऑफ अनदर, दूसरे की कॉस्ट पर उसका एनरिच होना। वो कौन सा केस है जिसके अंदर अनजस्ट एनरिचमेंट को अप्लाई किया गया, ये कंसेप्ट आया गया, उसका नाम लिख लीजिए, महावीर किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ MP। महावीर, हाँ किशोर, अरे कई जगह इस तरह से लिखा हुआ है ना, वर्सेस स्टेट ऑफ MP, स्टेट ऑफ MP, 1990 सुप्रीम कोर्ट 313, 1990 सुप्रीम कोर्ट 313। यहां 3 बातें बताई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनजस्ट एनरिचमेंट के लिए 3 चीजों की रिक्वायरमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, नंबर 1
द डिफेंडेंट हैज बीन एनरिच्ड बाय द रिसिप्ट ऑफ ए बेनिफिट। इसने ये 3 चीजें बताई यहां पर। नंबर 1, जो डिफेंडेंट है वो एनरिच हुआ है बाय रिसिप्ट ऑफ ए बेनिफिट। तो इसने क्या किया, डिफेंडेंट ने कोई बेनिफिट ले लिया है। डिफेंडेंट किसी बेनिफिट को लेकर के एनरिच हो चुका है। कैसे हो चुका है ये सब हम आपको अभी सेक्शन में बताएंगे। दूसरा, द एनरिचमेंट इज एट द एक्सपेंसेस ऑफ द प्लेंटिफ। द एनरिचमेंट, अब ये जो बेनिफिट लेकर के डिफेंडेंट जो एनरिच हुआ है, पहली बात तो ये कि हाँ भाई ये हुआ है एनरिच, और ये जो एनरिच हुआ है डिफेंडेंट, ये प्लेंटिफ की कॉस्ट पर हुआ है। ये प्लेंटिफ की कॉस्ट पर डिफेंडेंट एनरिच हुआ है। और तीसरा, द रिटेंशन ऑफ द एनरिचमेंट इज अनजस्ट। द रिटेंशन of the enrichment is unjust। पहला, प्लेंटिफ की कॉस्ट पर डिफेंडेंट एनरिच हुआ है, और ये एनरिचमेंट जो उसने रोक रखा है अपने पास वो अनजस्ट है, न्यायिक नहीं है। तो महावीर किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में अनजस्ट एनरिचमेंट की बात आई थी, और इसमें 3 बातें बताई गई थी। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 5 के सेक्शंस पे नहीं गए। राइट डाउन कर लिया सबने? हटा दो। चलिए अब अभी तक जितना लेक्चर हुआ है उसमें जुडिशरी के एमसीक्यूज, क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट ए रियल कॉन्ट्रैक्ट, रिजेंबलिंग जस्ट लाइक अ दोज क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, 68 से लेके 72 तक। ये बेसिस है उस मैक्सिम पर जिसका मतलब है नो वन कैन बी एनरिच्ड बाय द एट द कॉस्ट ऑफ अनदर पर्संस। ये बात अनजस्ट एनरिचमेंट वाली बात महावीर वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी वाले मामले में आया था, इसमें लिया गया था। क्लियर? अब चलते हैं 1 बाय 1। सेक्शन 68, सेक्शन 68 आइए, 68 क्या कह रहा है, जिसे हम ये भी कह सकते हैं काइंड्स ऑफ क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट्स, या फिर हम ये कह सकते हैं circumstances ऑफ क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट या फिर काइंड्स। नंबर 1, सेक्शन 68 क्या कहता है? सेक्शन 68 कह रहा है क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाइड टू पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज अकाउंट। संविदा करने में असमर्थ व्यक्ति को या उसके लेखे प्रदाय की गई आवश्यक वस्तुओं के लिए दावा। पहला पॉइंट। अब आप इसमें अगर पॉइंट बना के लिखना चाहें तो केवल पॉइंट लिख लीजिए, फिर हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। आप लिख लीजिए सप्लाई ऑफ नेसेसरीज, सप्लाईज supply of necessaries to persons who are incompetent to contract। सप्लाई ऑफ नेसेसरीज
टू पर्सन्स। नेसेसरीज का क्या मतलब है? आवश्यक वस्तुएं। ध्यान दीजिएगा, आवश्यक वस्तुएं लिखा गया है, आवश्यक वस्तुएं, आवश्यक, नेसेसरी। भूखे, एक बच्चा है बहुत भूखा है, उसको आप 5,000 का उसको ड्रेस लाके पहना दो, भाई उसे भूख लग रही है, उसे रोटी चाहिए, ये क्या कर रहे हो आप? या उसे ठंड लग रही है, अब आप उसे 15,000 का एक जीन्स लाके पहना रहे हो, 10,000 की, ये क्या है? उसे आवश्यक है अपने तन को ढकने के लिए इस चीज की, ये है आवश्यकता, आवश्यक वस्तु है, नेसेसरीज। लग्जरियस नहीं है, विलासपूर्ण वस्तुएं नहीं है। 9 लाख का हार देना ये नेसेसिटी है कोई? क्या जरूरत है? तो यहां नेसेसिटी, सप्लाई ऑफ नेसेसिटी, किसको? पर्सन्स को। कौन से पर्सन्स को? हु आर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि ये जो मिस्टर ए हैं, ये सप्लाई कर रहे हैं नेसेसिटीज, सप्लाई कर रहे हैं नेसेसरी। किसको कर रहे हैं? एक ऐसे व्यक्ति को जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अक्षम है, इनकम्पिटेंट है। ये चीज पढ़ रहे हैं हम लोग। अब बात आती है, क्या ये पर्सन जो नेसेसरी सप्लाई करी है, 2,000 रुपए खर्च हुए हैं, क्या ये पर्सन इस व्यक्ति से 2,000 रुपए रिकवर कर सकता है? ये क्वेश्चन मार्क हमें समझना है। अब यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब हमने स्टार्ट किया था, तब ये वाली बात बोली थी कि माइनर के साथ किया गया कोई भी एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट कहलाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है। और यहां 68 में ये वाली बात आ रही है। तो यहां पहली चीज है सप्लाई ऑफ नेसेसरीज। कौन कर रहा है? ये पर्सन कर रहा है। किसको कर रहा है? ऐसे पर्सन्स को। यहां पे पर्सन वर्ड यूज हुआ है। ये भी हो सकता है कि ये 25 साल का, 50 साल का हो, पागल है, कोई वो है, इनकम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने से। तो अब ये इस चीज को वापस ले सकता है या नहीं ले सकता है? तो यहां पर आता है ए इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द 2,000 रुपीज फ्रॉम सच टाइप ऑफ पर्सन। बट हाउ? बिकॉज सच पर्सन इज इनकम्पिटेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। तब ये कंसेप्ट आता है क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये कोर्ट में जाएगा। अब ये कोर्ट में गया अब ये कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में जा करके कहेगा, ये तो हो गया प्लेंटिव। अब यहाँ पे डिफेंडेंट कौन होगा अभी पता चल जाएगा। वहां जा करके वो क्लेम करेगा कि भाई मैंने इसको ऐसे से नेसेसिटी सप्लाई करी थी और अब ये ठीक है, मुझे मेरा पैसा लौटाया जाए। आइए अब इसी कंसेप्ट को 68 में पढ़ते हैं, क्या कह रहा है ये। इफ ए पर्सन इनकैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को जो संविदा करने में असमर्थ है, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को, कैसे व्यक्ति को? ऐसे व्यक्ति को जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनकम्पिटेंट है, और एनीवन whom he is legally bound to support, या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पालन पोषण के लिए वह वैध रूप से आबद्ध हो, जीवन में उसकी स्थिति के योग्य आवश्यक वस्तुएं किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रदाय की जाती हैं, तो वह व्यक्ति जिसने ऐसे प्रदाय किए हैं ऐसे असमर्थ व्यक्ति की संपत्ति से प्रतिपूर्ति पाने का हकदार है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है, उसकी प्रॉपर्टी से ले सकता है। प्रॉपर्टी इज लायबल, नॉट पर्सनली, प्रॉपर्टी इज लायबल। ये एग्जाम में आता है एमसीक्यूज में। प्रॉपर्टी इज लायबल, नॉट पर्सनली लायबल। So whether incompetent person is personally liable?
हाँ, तो पर्सनली लाइबल नहीं होगा बिकॉज दीज आर इनकम्पिटेंट है, उसकी प्रॉपर्टीज लाइबल। इसका इलिस्ट्रेशन देखिए, ए सप्लाइज बी अ लुनेटिक। बी कौन है, ये रहा, कौन क्या है, लुनेटिक। लुनेटिक मीन्स पागल है। कौन सप्लाई कर रहा है, ए, विद नेसेसरी सुइटेबल टू हिज कंडीशन इन लाइफ, जो उसकी स्थिति के योग्य आवश्यक वस्तुएं का प्रदाय का करता है, ए करता है। किसको करता है, इस पागल आदमी को। ए इज एंटाइटल टू रीएम्बर्स, ए इज एंटाइटल टू रीएम्बर्स फ्रॉम बीज प्रॉपर्टी। अब ये पागल है, इस पागल को नेसेसिटी सप्लाई करी, इसकी प्रॉपर्टी से ये वापस लेने का एंटाइटल है। बस आपको इतना ही समझना है। चलिए आगे चलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, यहां पे दो केस के नाम और लिख लो। ये जो महावीर किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी है, ये तो हो गया इंडियन केस। एक केस लिखो इंग्लिश केस, मॉसेस मॉसेस वर्सेस मैकफार्लन। वो इससे रिलेट करता है। एक और लिख लीजिए, सिनक्लेयर, SIN CAIR वर्सेस मैक, MAC CFERLAN, और एक है सिनक्लेयर वर्सेस ब्रैंगम, ब्रांगम BRAHAM। ये दो केसेस हैं इंग्लिश केस जो इनसे रिलेट करते हैं। तो एक सेक्शन 68 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, जो ये बताता है कि कांटेक्ट करने में जो इनकम्पिटेंट पर्सन होते हैं, उनको यदि कोई व्यक्ति, कोई पर्सन नेसेसिटी सप्लाई कर देता है, तो वो एंटाइटल है उस नेसेसिटीज को रियम्बर्स करवाने के लिए, पर नॉट फ्रॉम द पर्सनल बट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच पर्सन। चलो आगे, चलो सेक्शन 68 के बाद 69 पे आते हैं। कंप्लीट। 69 कहता है, इसको आप लिखना चाहें शॉर्ट में लिख लें, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, ये 69 कहता है। पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, इंटरेस्टेड पर्सन को हिंदी में बोलेंगे, इंटरेस्टेड पर्सन को बोलेंगे हितबद्ध व्यक्ति। पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। चलिए, कहता है ए पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी विच अनदर इज बाउंड बाय लॉ टू पे। वह व्यक्ति जो धन के, जिसके संदाय के लिए कोई अन्य व्यक्ति विधि द्वारा आबद्ध है, संदाय में हितबद्ध है और इसलिए उसका संदाय करता है, उस अन्य से प्रतिपूर्ति पाने का हकदार है। ए पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी विच अनदर इज बाउंड बाय लॉ टू पे। दो लोग हैं, ए एंड बी। ए पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी विच अनदर इज बाउंड बाय लॉ टू पे। अब देखो बी जो है ना, ये बाउंड है, बाउंड बाय लॉ टू पे। अभी बी कौन है, अभी बी कौन है, ये मकान मालिक है, मान लीजिए ये मकान मालिक है और ये रहा मकान।
ये मकान है, ठीक है। इस मकान का ऑनर कौन है? मकान का ऑनर है बी, और ये जो ए है ये है किराएदार। तो ए बी के पास आया, बोला भाई साहब ये मकान खाली पड़ा है। बोला हाँ। बोला हमें रहने के लिए मिल जाएगा? वो जी मिल जाएगा। कि किराया बता दो। बोले भाई जी 5,000 रुपये महीना। बात तय हो गई इनके बीच में, 5,000 रुपये महीना। अब 5,000 रुपये महीना लेने के लिए कौन? मकान मालिक लेगा। कौन देगा? ए देगा। ए ने क्या किया, अपना सारा ताम झाम लेकर के इस घर में पहुंच गया। जब वो घर के अंदर पहुंच गया, सारा सामान रख दिया, तब उसने सोचा अब तसल्ली से बैठते हैं और जरा एसी ऑन करते हैं, फैन ऑन करते हैं। ओ जी दिन में पहुंच गए थे, सामान सेट वेट कर लिया, अब जरा फैन ऑन कर ले, तसल्ली से बैठे, जरा चाय वाय पी ले। जैसे ही स्विच ऑन किया, फैन तो चलता ही नहीं है। फैन तो चलता ही नहीं है। पता चला कि 2 महीने से बिजली का बिल जमा नहीं हुआ। फिर ए कहाँ गया? ए गया बिजली ऑफिस, इलेक्ट्रिसिटी वाले के पास गया, और वहां जाकर के उसने पूछा भाई क्या बात है, हमारे घर में बिजली नहीं आ रही है। तो उसने कहा जी बिल जमा करा दो, बिजली अभी चालू कर देंगे। बोले कितना बिल है? बोला 2,000 रुपये। तो ए ने क्या किया, 2,000 रुपये पे कर दिए, इलेक्ट्रिशियन इधर कर दिए पे। तो ए अगर ए पे करना जरूरी था क्या? ए को जरूरी था। क्यों? क्योंकि ये इसमें रह रहा है, गर्मी का टाइम है, बिजली नहीं चलेगी तो रहेगा कैसे ये? तो ए कैसा व्यक्ति है? हितबद्ध। तो ए कौन सा आदमी हो गया? इंटरेस्टेड पर्सन। ए है इंटरेस्टेड पर्सन, ये है इंटरेस्टेड पर्सन। इंटरेस्टेड पर्सन, ये इंटरेस्टेड पर्सन है, ये बाउंड बाय लॉ है। अब असल में बिजली का बिल कौन बाउंड है पे करने के लिए? बी बाउंड है। किराए पे ये से पहले का जो भी पेमेंट है भाई, तू ही बाउंड है उसको देने के लिए। तूने दिया नहीं, और दे किसने दिया? इंटरेस्टेड पर्सन ने पे कर दिया। अब बात आती है किराए की। जब ये किराया लेने के लिए यहां पहुंचा, तो बोला है भाई साहब किराया तो दे दो। कहाँ जा रहे हो भाई साहब? किधर जा रहे हो? किराया तो दो। तो वो बोला है किराया, हाँ जी किराया देते हैं, ये लो। तो किराया दिया। अब ए ने बी को पे किया, 5,000 मांग रहा था वो, किराया 5,000 ही फिक्स हुआ था, लेकिन ए ने बी को दिया 3,000 रुपये। तो बी ने कहा कि भाई 3,000 रुपये क्यों दे रहे हो, 2,000 रुपये और दो। तो ए ने कहा भाई साहब ये 2,000 रुपये तो मैंने बिल जमा कराया है हमारे से पहले का, जो कि आपको कराना चाहिए था। तो ये बोला कि मैं नहीं जानता, मेरे को तो 5,000 रुपये दो। बोला जी मैंने 2,000 रुपये, बोला जमा करा दिए होंगे, मैंने कहा था कि आपको जमा करा दो। मैं बोला था कि आपको, आपके और मेरे बीच में कांटेक्ट हुआ था क्या? नहीं तो। मैंने बोला था क्या आप जमा करा दो 2,000, मैं किराए में से कम कर लूंगा? नहीं, आपने तो ऐसा नहीं बोला। तो फिर मेरे को तो 5,000 रुपये दे दो। अब मामला कोर्ट में चला गया, ये चला गया कोर्ट, कोर्ट में गया। तब कोर्ट यहां पर कहता है कि मिस्टर बी ये बात सही है कि आप दोनों के बीच में किसी भी तरह का कोई ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। मैं इस बात से भी एग्री करता हूं कि आप दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, लेकिन जो भी सिचुएशंस आपने हमें बताई हैं कोर्ट के अंदर, वो सिचुएशंस आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट जैसा रिलेशन क्रिएट करता है, और उसका बिल पे करने के लिए यू आर बाउंड बाय लॉ टू पे। और ये इंटरेस्टेड पर्सन इसलिए इसने पे कर दिया। ठीक है, ये 5,000 दे देगा, आप 2,000 रुपये दे दो, या फिर 3,000 रुपये लेकर के काम खत्म करो।
तब यहां पे कोर्ट ने कहा तो फिर बी ये माना, इसीलिए इसको बोलते हैं इम्पोज्ड बाय द कोर्ट। ये वाला 69 नंबर जो सेक्शन है बिल्कुल क्लियर है? दीपिका आपको क्लियर है बेटा? वेरी गुड। अरे तो 69 यहां पे हमारा कंप्लीट होता है। एक बार रीड आउट कर लें। ए पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी विच अनदर इज बाउंड बाय लॉ टू पे, ये अनदर है, एंड हु देयरफॉर पेज इट, देयरफॉर पेज इट is entitled. Who is entitled? A is entitled. Who is entitled भावना? Who is entitled? ये आंसर मत बोलना। Who is entitled? Interested person. To be reimbursed by the other. By the bound to law to pay. By the person who is bound by the law to pay. Very good. 69 यहाँ पे खत्म होता है। चलिए 70 पे आइए। सेक्शन 70 बहुत ही प्यारा है, नॉन ग्रेचुअस एक्ट्स। इसको आप लिख सकते हैं एक पॉइंट बना के, नॉन ग्रेचुअस एक्ट, नॉन ग्रेचुअस एक्ट्स 70। GRATU नॉन ग्रेचुअस एक्ट्स। चलिए हिंदी में बोलते हैं आनुग्रहिक कार्य, अनुग्रहिक कार्य चलिए नॉन ग्रेचुअस एक्ट क्या होंगे, ध्यान से देखिएगा। चलो आप सबको 4 व्हीलर चलाना आता है? शाबाश। जब आप 4 व्हीलर चलाते हैं और किसी रेड लाइट क्रॉसिंग पे जाके आपकी गाड़ी रुकती है, तो आपने अक्सर देखा होगा कि वहां कोई पर्सन या तो अपनी बनियान उतारेगा या कोई कपड़ा लेकर के आएगा और आपके कार को साफ करने लग जाता है। क्लियर है? जय हो। कमाल, हम बाउंड है ही नहीं। मैं पढ़ा रहा हूं 70 नंबर, तो इसका मतलब है कि आपको अभी ग्रेचुअस और नॉन ग्रेचुअस का मतलब नहीं मालूम शायद। इधर देखो, नहीं मालूम। तो आपको मैं पहले इसका मतलब समझा। रुको रुको रुक जाओ। 2 तरह के एक्ट होते हैं, ग्रेचुअस और नॉन ग्रेचुअस। ग्रेचुअस एक्ट होता है अपनी मर्जी से कोई कर रहा है, अपन बदले में कुछ नहीं चाह रहे, जस्ट लाइक अ वॉलंटियर, वो मेरा ग्रेचुअस है। आपको प्यास लगी पानी, बदले में मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा भाई, ये सेवा है। नॉन ग्रेचुअस एक्ट, मैं इस तरह का एक्ट कर रहा हूं आपके साथ जो नॉन ग्रेचुअस है, सेवा करने के लिए नहीं खड़ा हूं यहां, भैया पैसे लाओ, नॉन ग्रेचुअस एक्ट। इसी तरह से जब गाड़ी आपकी रेड लाइट पे रुकती है तो वहां पे एक कपड़ा लेकर के आदमी आता है और उसे साफ करता है, पूरा साफ कर दिया बोनट, फिर वो ड्राइवर सीट पे आके उस कांच को साफ करता है और एक हाथ ऐसे रखता है, यहाँ साफ करता रहता है, डन दिस वन। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, और आप क्या करते हैं, उसको कोई पैसा नहीं देते। आपको मालूम है अगर वो पढ़ा लिखा होता, यदि उसे कानून की जानकारी होती, तो वो आपके अगेंस्ट कोर्ट में केस करेगा। वो कोर्ट में जाके कह सकता है सेक्शन 70 के अंदर मैं एंटाइटल हूं। बोले भैया तू एंटाइटल कहां से आ गया?
बोले मैंने आपकी गाड़ी का कांच साफ किया, आपकी गाड़ी साफ करी, आपने वो बेनिफिट ले लिया और मुझे पैसा नहीं दे रहे हो। अच्छा, तो मैंने बोला था क्या तेरे को गाड़ी की साफ कर? मैंने तेरे को बोला था क्या? मेरे बोलने पे किया क्या तूने? मैंने बोला क्या तेरे को? नहीं, आपने तो नहीं बोला, तूने अपनी मर्जी से किया ना। मैं अपनी मर्जी से क्यों करूंगा? तो मैंने बोला क्या? वो दोनों में दिमाग खराब। तो अब यहां पे ना तो ऑफर है ना ऑफर का एक्सेप्टेंस है, तो किस बात का कॉन्ट्रैक्ट? तब ये मामला कोर्ट में पहुंचा। तब कोर्ट के अंदर ये तय हुआ कि भाई ये जो भी एक्ट कर रहा है वो नॉन ग्रेचुअस है, वो आपसे पैसे मांग रहा है, साफ कर रहा है, उसने पैसे मांगे आपसे। तो इसलिए आपके सामने कभी ऐसी सिचुएशन आए तो आप या तो पहले ही मना कर दो, आप ये कह दो भैया भैया दूर रहे, कोई सफाई वफाई करने की जरूरत नहीं है, मैं मना कर रहा हूं। नहीं नहीं है, मैं कर देता हूं। नहीं, मत करना। तो आप लोग मना तो करो, वो जबरदस्ती डाल रहा है तो फिर अपन क्या करें? लेकिन आपने मना कर दिया, आप मना कर नहीं रहे, गाड़ी में बैठे हुए, अब बढ़िया है, गाड़ी साफ हो रही है। जैसे ही उसने हाथ आगे फैलाया, आपने वो क्या बोलते हैं उसको ऊपर कर दिया, मिरर ऊपर कर दिया। बेचारी की उंगलियां निकलती निकालती है उसने, वरना तो वो उंगलियां धो बैठता, उसमें उंगली हो ले लेते उसकी। तो ये चीज क्या है? नॉन ग्रेचुअस एक्ट। यहां तक क्लियर हो गया? तो ये आप अगर कोई इस तरह की चीज करता है तो आपको वो देना पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है ना? क्लियर है? पंडित जी वाला एग्जाम्पल तो नहीं देना? फिर ठीक है। हाँ, कल को माए आप लोग कहीं एक कहानी छोटी सी कि भाई ये एग्जाम्पल तो मैं देता ही हूँ, आप मना करो तो भी दूंगा, क्योंकि हम बहुत पुरानी बात हो गई, हम साइकिल से अपना घी का कनस्तर लेके जा रहे थे, इतने में एक विद्यार्थी ने, अब इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, विद्यार्थी पहचान जाते हैं, हम पहचान नहीं पाते, विद्यार्थी ने आवाज दी, गुरुजी। मैंने कहा हाँ भाई। अरे तुम, मैं पहचान नहीं पा। गुरुजी आपने पहचाना नहीं, मैं आपका शिष्य। मैंने कहा अरे पहचान लिया, तुम कैसे हो बेटा, क्या कर रहे हो? गुरुजी कुछ नहीं, ये दुकान। मैंने अच्छा, और गुरुजी इसके ऊपर मकान। अरे मैंने कहा बहुत बढ़िया, मकान ऊपर नीचे दुकान। बोले हाँ गुरुजी बस। कहाँ जा रहे हो? गुरुजी बैठो, चाय पी के जाना। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं। अरे नहीं आप बैठो। तो हमारे हाथ में घी का कनस्तर था, उस घी के कनस्तर को उसने दुकान पे हमने रख दिया और हम आराम से बातचीत कर रहे हैं। बात करते हुए पुरानी यादें करते गए, वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा, गुरुजी आपने हमें थप्पड़ मारा था, हम डर गए कि अब बदला लेगा क्या। बोला गुरुजी आपने बहुत अच्छा किया, वरना मैं आज आवारा होता, आज देखो मेरा टर्नओवर बहुत अच्छा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। ऐसे करके हम घर निकल गए। जब हम अपने घर पहुंचे तो वहां जाके हमारी मिसेज ने बोला ले आए? हमने कहा क्या ले आए? हम बड़े प्रफुल्लित थे, क्योंकि एक शिक्षक को जब पुराना शिष्य मिल जाता है तो वो बड़े खुश होता है। वहां पता चला कि घी का कनस्तर तो हम वही भूल आए, लेके आए हम तो भूल आए। वापस हम दौड़ते हुए अपने शिष्य के दुकान पे गए, दुकान पे जाके हमें घी का कनस्तर तो छोड़ो, दुकान में ताला मिला। याद आया उसका वो कहना कि हम रहते हैं इसी के ऊपर। हम साइड से गए, डोर बेल बजाई, टिंग टोंग, दरवाजा खोला, गुरुजी आप आए। मैंने कहा बेटा हमारा वो पूरा सेंटेंस बोल ही पाते, उसने हमें अंदर निमंत्रण दे दिया, गुरुजी आइए अंदर आइए। अब गुरुजी ब्राह्मण ठहरे, हम अंदर चले गए। अब अंदर जाकर के इतनी प्यारी प्यारी खुशबू आ रही थी देशी घी की, रसोई के झरोके से हमें कुछ दिख भी गया कि घी आटे में डाल के पूड़ियां बनाई जा रही हैं, पुए बनाए जा रहे हैं, हलवा बनाया जा रहा है। गुरुजी कुछ तो खाना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं 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 गुरुजी ऐसे कैसे, गुरुजी आप तो खाओ। और इतना भरपूर खिला दिया, देसी घी का हलवा, देसी घी की पूड़ी, देसी घी झचके। अब बताइए गुरुजी कैसे आना हुआ? मैंने कहा बेटा हम यहाँ घी का कनस्तर भूल गए थे, वो हम वापस मांगने आए, हम तो यहाँ भूल गए, घर पे जाके ध्यान आया। घी का कनस्तर? हाँ बेटा घी का कनस्तर। खा तो लिया आपने? मैंने कहा क्या खा लिया? बोले अब तक जो खाया वो सब वही तो खाया। मैंने बेटा देखो ऐसा मत करो, गुरुजी आप भी बेकार की बात मत करो। हालांकि हम गुरु ठहरे, वो थोड़ा बदमाश टाइप का शिष्य था,
गलती उसकी ये हो गई, जब मैं कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया करता था तो 67 के बाद ही उठ के चला गया था, उसे पता ही नहीं था क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट नाम की भी कुछ चीज़ है। हमने सेक्शन 70 का फायदा उठाया और हम कोर्ट में गए और हमने बताया कि हमारे द्वारा घी का कनस्तर वहां पे रह जाना जानबूझ के, उसको नॉन ग्रेचुअस था, कोई मजा थोड़ी ना रहा था गुरुजी को, वो तो नॉन ग्रेचुअस था भाई, उसने हमारे घी के कनस्तर को यूज में लिया, फायदा उठा लिया, एनरिच हो गया ऑन द कॉस्ट ऑफ अनदर पर्सन, माई कॉस्ट। तब कोर्ट ने कहा मिस्टर शिष्य यू आर बाउंड टू पे। अब भैया घी का कनस्तर, बोले वो खा लिया जो, बोले वो नहीं, वो तो खा लिया गुरुजी ने। तो यहां पर नॉन ग्रेचुअस एक्ट की कहानी आपको क्लियर हो गई। आइए, और ये भी याद रखना, कभी चौराहे पर गाड़ी साफ करता हुआ कोई मिले तो उसे मना कर दो, और अगर करता है तो फिर उसे पेमेंट करो, क्योंकि वो भीख नहीं मांग रहा है, उसने आपको सेवाएं दी है। हाँ, और फिर उसको अपना कार्ड भी दिया ना, बोला केस करने के लिए मुझे वकील रखना है। जॉली एलएलबी के अंदर था ना एक सीन के साथ, वो साफ करता है, फिर बोलता ला तेरा भी मुंह में साफ कर दूं, है ना लास्ट में। चलिए, तो 70 कहता है वेयर ए पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन और डिलीवर एनीथिंग टू हिम, डिलीवर एनीथिंग टू हिम not intending to do so gratuitously and such other person enjoy the benefit thereof, the later is bound to make compensation to the former। तो फॉर्मर तो हो गए गुरुजी और लेटर हो गया उनका शिष्य। चलो जी, हो गया क्लियर। चलो 70 खत्म, 71 पे आइए। 71 कहता है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। अब क्या हुआ, अ पर्सन हु फाउंड, सेक्शन 71 के लिए लिख लो फाइंडर ऑफ गुड्स। हाँ, अब ए को ये बॉक्स मिल गया, अब बी को, बी आया भाई साहब मेरे को ये तो बॉक्स मेरा है, मेरा बॉक्स मुझे वापस दे दो। ए ने बोला भैया 10 दिन से संभाल के रख रहा हूं, 100 रुपए दे दे। बी बोला मैंने बोला था कि संभाल के रखने के लिए। ए बोला भाई दे दे, नहीं दे रहा है, बोला मैं तो नहीं देता। बोला मामला कोर्ट में पहुंचा, तो कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो कोर्ट ने कहा मिस्टर ए इज एंटाइटल टू रिसीव मनी इन रेस्पेक्ट टू केयर इट, इसकी केयर करने के लिए उसको जो बनता है वो आपको देना पड़ेगा। 71 ने कहा ए पर्सन हु फाइंड्स गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर, a person who finds goods belonging to another and takes them into his custody is subject to the same responsibility as a bailey। same responsibility as a bailey, इसकी responsibility के बारे में बात आ रही है, इसकी वही जिम्मेदारी है जो बेली की है, क्योंकि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। वहां पे दो पार्टीज होती है, एक होता है बेलर और एक होता है बेली। जैसे कि ये इसको अपना बॉक्स सुपुर्द करके गया था, डिलीवर करके गया था, ये मानते हुए ए की बेली की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। 72 लास्ट, 72 लाइबिलिटी ऑफ पर्सन टू हुम, 72 लास्ट पॉइंट आ गया है और वो लिखा हुआ है लाइबिलिटी ऑफ पर्सन टू हुम मनी इज पेड और थिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्जन। अब एक बात तो ये ध्यान रखो, यहां पे जो कोर्जन लिखा हुआ है ना, यहां 72 में जो कोर्जन लिखा हुआ है ये वो नहीं है, ये वो वाला कोर्जन नहीं है जो सेक्शन नंबर 15 में है। 15 में तो ये था साइन कर दे इस पे, ये कोर्जन दूसरे टाइप का है। ये कैसा है, जैसे कि रेलवे से आपको किसी ने सामान भेजा, अब आप रेलवे वहां पे गए और वहां पे पूछा भाई ये सामान आने वाला था, आ गया क्या? बोला हाँ जी आ गया। बोले लाओ दे दो, बोले 100 रुपए दो। अब आप उसे 100 रुपए दे दो क्योंकि वो सामान नहीं दे रहा, ये उस तरह की बात कर रहा है। अब यहां पे आपने क्या किया, उसको 100 रुपए दिए,
अगले ने सामान दे दिया, अब आप कोर्ट में चले जाओ और कह दो इस तरह की बात हुई है। यहां तक समझ में आ रहा है? एक आ रहा है इसमें वर्ड आ रहा है मिस्टेक। अब मिस्टेक का कैसे समझोगे आप? देखो, दो लोग ए और बी, इन दोनों ने सी से 500 रुपए लिए है जी, और तय हुआ था हम 15 दिसंबर को आपको पेमेंट कर देंगे। ठीक है जी। ए चला गया बंबई, ये चला गया बॉम्बे 13 तारीख को। अब बी ने क्या किया, 500 रुपए इसको दिया 15 तारीख को, ये बॉम्बे से आया 20 तारीख को। ए ने सोचा कि यार मैं बॉम्बे से 20 तारीख को आया हूं, 15 तारीख को पैसे देने थे, अपन तो लेट हो गए, एक काम करता हूं मैं इसको पेमेंट देता हुआ घर निकल लूंगा। तो ए ने क्या किया, इसको 500 रुपए दे दिए और अपने घर आ गया। घर आने के बाद कई दिन बीत गए, ए बी से बोल ही नहीं पा रहा। बोले यार बी को तमीज नहीं है क्या, 250 रुपए तो दे यार, मैं 500 रुपए दिया यार, 250 रुपए नहीं दे रहा, बात तक नहीं कर रहा 250 रुपए की। अच्छा बी क्या सोच रहा है बताओ, भाई बंबई घूम के आया है, 500 रुपए मैंने दे दिए 15 तारीख को, ऐसे नहीं कि 250 रुपए दे दे। आखिरकार सब्र की सीमा खत्म हुई और ए ने बी को कहा, अब बी इतने में बी ने कहा ए, तो ए बोला पहले तुम, बी बोला पहले तुम, बोला पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम के चक्कर में, बोले नहीं नहीं पहले मैं ही बोल देता हूं। तो ए ने बोला कि भाई बी मैं 500 रुपए दे के आ गया हूं, तू 250 दे। मैं 500 रुपए तो मैं दिया यार, तू 250 दे। अरे मैं दिया यार। तो भाई यहां पर क्या हुआ, गलती से पेमेंट चला गया ज्यादा। तो ए जो है वो सी के पास गया, सी ने पेमेंट देने से मना कर दिया, तो ए कोर्ट में चला गया, तो कोर्ट सी से ए को पेमेंट दिलवा देगी। तो यहां पे बाय मिस्टेक और ओरिजिन। क्लियर हो गया? दीपिका क्लियर है आपको? वेरी गुड। तो यहां पे क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट वाला टॉपिक कंप्लीट होता है 68 से लेके 72 तक। आपको एग्जाम में कैसे याद रखना है वो सुन लीजिए। मेंस का क्वेश्चन इस पे बनता है, शॉर्ट नोट ऑन क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। तब आपको ये पांचों पॉइंट समझाने हैं। इलिस्ट्रेशन एक भी मत देना, वरना इतनी जगह नहीं होगी। बड़े क्वेश्चन में ये आएगा नहीं, छोटे में आएगा। तो आपको एक तो मैक्सिम बताना है, वो केस बताना है जिससे ये मैक्सिम अनजस्ट एनरिचमेंट आपको बातें बतानी है, फिर ये पॉइंट्स बता देना। इसमें से एमसीक्यूज आता है। अच्छा, एक बार मैंने एक पेपर में ऐसा देखा था कि 68, 68, 69, 70, 71, 72 5 एज में, लेकिन वहां पे 4 ऑप्शन थे और ये कहा था कि इसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर लिखिए। आपको उसी तरह से लिखना है जैसे सेक्शंस बटा हुआ है। तो आपको ये सारी बातें सेक्शंस के साथ याद रखनी, जैसे सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज 68, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन 69, नॉन ग्रेचुअस एक्ट 70, 71 में फाइंडर ऑफ गुड्स और 72 में मिस्टेक और कोर्जन आ गया। तो आपको ये इस तरह से रखना है, ठीक है? तो यहां पे क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट खत्म। वो तो सब हो गया। हाँ, अब हम चलते हैं, बस 73, 74, 75 खत्म आपका कॉन्ट्रैक्ट के 75 तक। इसके बाद आएंगे स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स। तो एक बार जरा कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग देख लेते हैं। और अब इसे कर लो बंद, मैं डैमेजेस वाला पॉइंट समझा देता हूँ, ठीक है? मैं अब टॉपिक लिख लेना, रेमेडीज। अरे नहीं, मतलब है तो इसी का ही, पर टॉपिक है रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस टॉपिक को पढ़ेंगे हम। इसके बाद हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 75 कंप्लीट हो जाएंगे।
रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। Okay. Now, after making the valid contract, both the parties are bound to perform their obligations. यहां तक क्लियर है? Is it true? Yes sir. बिल्कुल सही है ये बात। जब दोनों में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो दोनों पार्टीज अपने अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए आबद्ध रहेंगे, बाउंड बाय द लॉ टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन। इफ वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज नॉट परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन, इट मीन्स ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द पार्टी हु नॉट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट बी कॉल्ड डिफॉल्टर पार्टी। So, the other party be called aggrieved party. Aggrieved, injured party, aggrieved party. Whether such aggrieved party enforce their right? Yes, sir. From where? From the court. So the aggrieved party can enforce their right from the court. Okay. So the process of enforcing the rights is known as remedies for breach of contract. The process of, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर वो होता है ना, जब वो एक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करता तो फिर दूसरे के पास है ना बहुत सारे, वो उसके ऊपर केस कर सकता है। आई एम आस्किंग व्हाट डू यू मीन बाय रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ एनफोर्सिंग द राइट्स, प्रोसेस ऑफ enforcing the rights, process of enforcing the rights is known as remedies for breach of contract. आपको वो याद है क्या कि सपोज ये ए है, इसे ये बॉक्स मिला कहीं, तो ए ने कहा भैया ये बॉक्स किसका है, आके ले जाओ, तो बी आया ये बॉक्स मेरा है, सी आया ये बॉक्स मेरा है। अब ए के सामने ये कंफ्यूजन हुआ कि भाई आखिर ये बॉक्स है किसका, मैं बी को दूं या सी को दूं। अब आपके बताइए सीपीसी के अंदर ये वाली बात कहीं आती है या, पहले तो ये बताना आती तो है, तो बताइए वो कौन सा कंसेप्ट है, कौन से ऑर्डर में है, कौन सा ऑर्डर, कौन सा सेक्शन, और उसे क्या कहते हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क। अभी मत देखो, नहीं अब इसके इतने, ये तो चीज छोटी सी तो बात। हाँ चलो, हाँ ठीक है, चले। अब एग्रीव्ड पार्टी के पास रेमेडीज क्या क्या है, तो आता है सूट फॉर रेसिशन, सूट फॉर रेसिशन, सूट फॉर रेसिशन, सूट फॉर डैमेजेस, सूट फॉर डैमेजेस,
सूट फॉर क्वांटम मेरिट, MERUIT, हाँ MERUIT, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर इंजंक्शन, बस हो गया, सूट फॉर इंजंक्शन, सूट फॉर इंजंक्शन, सूट फॉर रेसेशन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये जो वर्ड है सूट फॉर रेसेशन का मतलब, रेसेशन का मतलब होता है कैंसिलेशन, कैंसिलेशन, कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सूट फॉर रेसेशन का मतलब, जिसे हम यो भी समझ सकते हैं, पुट एन एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो सूट फॉर रेसिशन का क्या मतलब हुआ? सूट फॉर रेसिशन का मतलब होता है कि व्हेन अ पार्टी कमिट्स अ ब्रीच, वो पार्टी जो ब्रीच कर रही है, जो अपने ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने से मना कर रही है, रिफ्यूज टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन, हिज ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, in such situation the other party becomes entitled. The other party entitled, who is the other party? Non defaulter, non defaulter या aggrieved party। entitled, वो entitled है किस? डिफॉल्टर पार्टी तो वो है जो रिफ्यूज कर रही है अपने ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए, वो तो डिफॉल्टर है। एग्रीड वो है जिसके साथ हो गया, तो वो एंटाइटल है, किस बात के लिए एंटाइटल है? उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवाने के लिए, टू पुट एन एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, खत्म करने के लिए। हाँ, सो ऑन द रेसिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द एग्रीव्ड पार्टी इज डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल द ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ए ने अपना काम नहीं किया, ये ए और बी दो है, अब इसने क्या किया? अपना परफॉर्म नहीं किया, तो ये तो हो गई डिफॉल्टर पार्टी, इसको तो बोलेंगे डिफॉल्टर पार्टी। ये हो गया एग्रीव्ड पार्टी, तो ये कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में जाकर के कहेगा जज साहेब, बी ने अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किया है, मुझे भी डिस्चार्ज कर दीजिए अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा करने से। जब इसने नहीं किया तो फिर ये क्यों करेगा? तो ये कोर्ट में जाएगा और सूट फॉर रेसिशन फाइल करेगा कि मेरे और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसे कैंसिल कर दीजिए। यहां तक क्लियर है?
ये मत समझ, ये मत सोचो कि अरे सर तो इसमें कोर्ट में जाने की जरूरत क्या है, वो तो टीवी नहीं दे रहा, अपन पैसे नहीं दे रहे। अच्छा ठीक है, अब तो अब आप कहोगे हाँ सर इसके लिए तो जाएंगे। अब एक बात बताओ, इसने टीवी नहीं दिया तो इसने पैसे नहीं दिए, लेकिन ये कोर्ट में जाकर के कह रहा है कि इसने ना कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, हमें डैमेजेस दिलवाओ। अब बताओ कोर्ट में जाओगे नहीं जाओगे? डैमेजेस, डैमेज, है ओके। आपके घर में 5 आपके फ्रेंड्स हैं और आप पार्टी कर रहे हैं और बहुत पिज़्ज़ा ऑर्डर किया आपने और उसको पेमेंट नहीं किया, कैश ऑन डिलीवरी है, पिज़्ज़ा आया ही नहीं, आप लोग इंतजार करते रहे कम से कम 2 घंटे, पार्टी चल रही थी अच्छी खासी, पिज़्ज़ा आया ही नहीं, पिज़्ज़ा पार्टी थी। अब आप बताइए आगे कोर्ट में जाकर के केस करोगे नहीं करोगे उसके ऊपर? क्यों? उन्होंने वो पिज़्ज़ा नहीं भिजवाया तो आप पैसे भी मत दो। आई ना बात समझ में? तो जब तुमने इससे प्रॉमिस किया है तो भैया उस प्रॉमिस को पूरा करो, इसने किया नहीं। लेकिन एक बात और है, तुमने भी प्रॉमिस किया है कि मैं पैसे दूंगा, तो लेकिन तुमने पैसे भी तो नहीं दिए। कई बार ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि भाई 10 तारीख को मैं पेमेंट करूंगा, उसका ये कहना है कि 6 तारीख को मैं माल भिजवा दूंगा, तो 6 को उसने माल भिजवाया नहीं, अब 10 तारीख को तू पेमेंट कर। तो ये कोर्ट में जाकर के कहता है कि सर उसने अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किया है, मुझे मेरे ऑब्लिगेशन से मुझे डिस्चार्ज कर दो। इसे बोलते हैं सूट फॉर रेसेशन। और ये अकेला नहीं होता, इसके साथ डैमेजेस और भी चीजें लग जाती हैं धीरे धीरे। अभी देखो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी रेमेडी मिलनी है। तो अभी वहां तक पहुंचा नहीं हूं ना मैं, अगर आप ऐसे पहुंच रहे हो तो लो, ये वाला और ये वाला तो हम बाद में पढ़ाएंगे, क्योंकि एसआरए के अंदर अच्छे से पढ़ लेना, इसको सीपीसी में पढ़ लेना, हो गया दो तो खत्म। तो थोड़ा बहुत तो बताऊंगा ना मैं। चलिए अब बताऊंगा ना, अभी सूट फॉर रेसिशन हो गया ठीक है। चलिए सर, सेक्शन 75 निकालिए, एक बार 75 को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। 75, बाकी तो सब समझ में आ जाएगा आपको। नहीं नहीं, 75 कहता है नहीं, a person who rightfully resigned a contract is entitled to compensation for any damage which he has sustained through the non fulfillment of the contract। सेक्शन 75 इंपॉर्टेंट है और उसका इलिस्ट्रेशन भी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जगह आएगा, भी यहाँ पर भी आएगा, सूट फॉर इंजंक्शन में भी आएगा, डैमेजेस में भी आएगा, बहुत सारी चीजें बता देगा सेक्शन 75। चलिए सूट फॉर डैमेजेस वाला टॉपिक पे आ जाइए अब आप। सूट फॉर डैमेजेस, उस पॉइंट को समझाता हूं मैं अब आपको। सूट फॉर डैमेजेस के अंदर हम बात करेंगे कि ये जो डिफॉल्टिंग पार्टी है वो ए को दे, क्या देगा? मॉनेटरी, मॉनेटरी बेनिफिट, ए को वो देगा मॉनेटरी कंपनसेशन। तो डैमेजेस के अंदर आ गई मॉनेटरी कंपनसेशन, मॉनेटरी कंपनसेशन। डैमेजेस में, डैमेजेस के अंदर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं तो डैमेजेस के टाइप्स देखते हैं अपन, डैमेजेस के टाइप्स दिखाते हैं आपको, देखो डैमेजेस के टाइप्स देखेंगे। एक है स्पेशल डैमेजेस, एक आता है नॉमिनल डैमेजेस, और एक आता है जनरल डैमेजेस। एक आएगा आपके लिए, ये भी आ सकता है लिक्विडेटेड डैमेजेस, एक आ सकता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। और कहाँ पढ़ेंगे?
नहीं, अभी डैमेजेस का तो इतना ही काफ़ी था कि कि जो एग्रीड पार्टी होती है वो डिफॉल्टर पार्टी के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकती है फॉर डैमेजेस, बात खत्म। लेकिन जब मैं ये कह रहा हूँ कि जब डैमेजेस पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं, थोड़ा सा और। जिसे ऑर्डिनरी डैमेजेस भी कहा जा सकता है। हम्म। एक रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस भी वर्ड आप लोगों ने टॉट में पढ़ा होगा, रिमोट डैमेजेस। ठीक है ना, जिसे इनडायरेक्ट डैमेजेस भी कहा जाता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, द लॉ गवर्निंग द पेमेंट ऑफ डैमेजेस इज बेस्ड ऑन द इंग्लिश लीडिंग केस। और ये 100% आपके प्री एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्पेशली यूपीजीएस में भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। लॉ गवर्निंग द पेमेंट ऑफ डैमेजेस इज बेस्ड ऑन इंग्लिश लीडिंग केस, और उसका नाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो केस का नाम लिख लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट केस है लॉ ऑफ डैमेजेस में। हेडले, हाँ, हेडले वर्सेस बैक्सेंडल 73, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 73, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेडले वर्सेस बैक्सेंडल। क्यों क्यों नहीं पढ़ते? आज भी कॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट आर्टिकल पढ़ लेना पहले, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 395 पढ़ना, फिर बात करना, तो आपको शायद पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो 73 निकालिए। सेक्शन 73 के अंदर ये आपके केस का नाम जरूर लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पढ़ना शुरू करें। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन, जब कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट भंग कर दिया गया है, संविदा भंग कर दी गई है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया गया है। द पार्टी हु सफर्स बाय सच ब्रीच, ये कौन सी पार्टी कहलाएगी? शाबाश, एग्रीव्ड पार्टी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द पार्टी हु हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट। तो जिस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है उससे वो एंटाइटल है रिसीव करने के लिए क्या? कंपनसेशन। किस बात के लिए? फॉर एनी लॉस और डैमेज कॉज टू हिम देयर बाय। जिस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है उस कॉन्ट्रैक्ट के तोड़ देने से उसको जो नुकसान हुआ है उसको रिकवर करने के लिए, विच नेचुरली अरोज इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स। ये हाईलाइट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। ये वो चीज है जो आपको एक स्पेशल डैमेजेस से अलग करती है। विच नेचुरली अरोज इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम फ्रॉम नहीं है, फ्रॉम सच ब्रीच, जो ऐसी घटनाओं के प्राय अनुक्रम में प्रकृत्या ऐसे भंग से उद्भूत हुआ हो। विच नेचुरली अरोज, एक तो ये बात हो गई, ठीक है। और विच द पार्टीज न्यू, ये दूसरी बात हो गई। पार्टी इस बात को जानते थे
व्हेन दे मेड द कॉन्ट्रैक्ट, जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे आपस में, तो जब ए और बी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे आपस में तो वो इस बात को जानते थे टू बी लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम द ब्रीच ऑफ इट, कि संविदा भंग अगर हो जाती है तो उसका संभाव्य परिणाम यही होगा। दोनों जानते थे इस बात को। सच कंपनसेशन इज नॉट टू बी गिवन फॉर एनी रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉस और डैमेज सस्टेन बाय रीजन ऑफ ब्रीच। तब यहां पे साफ मना आ गया, रिमोट डैमेजेस, इनडायरेक्ट डैमेजेस आर नॉट रिकवरेबल इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब आपने टॉर्ट के अंदर एक केस था, पढ़ा होगा कि इधर से बाइक वाला आ रहा है और इधर से बाइक वाला आ रहा है, दोनों भिड़ जाते हैं आपस में, बहुत जोर से आवाज होती है, दूर कहीं पास में 10वीं मंजिल पर एक गर्भवती महिला चाय पी रही थी और उसकी इतनी जोर से आवाज हुई, उसका बच्चा मिसकैरेज हो गया। उसने कोर्ट में केस किया। कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो कोर्ट ने कहा यार ये तो हुए, ये कैसे हो सकता है, यहां एक्सीडेंट हुआ है, वहां पे वो लेडी है और मिसकैरेज हो गया, इसलिए इतनी जोर से आवाज, बोले ये तो सोच भी नहीं सकते थे। रिमोट, ये कहलाता है रिमोट, दूरदर्शी, जिसके बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता, यार ये भी हो सकता है क्या, तो उसको आपको नहीं मिलेगा। तो सेक्शन 73 पे कई बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस नॉट बी एप्लीकेबल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये बात तो हम जानते हैं कि नहीं होता, लेकिन कौन सा सेक्शन है, तो 73 का ध्यान रखना। Such compensation is not to be given for any remote and indirect loss or damage sustained by reason of the breach. यहाँ तक क्लियर है? चलो, compensation for failure to discharge obligation resembling those created by contract, ये तो अभी हम लोग पढ़ के आए। When an obligation resembling those created by contract has been incurred and has not been discharged, any person injured by the failure to discharge it is entitled to receive the same compensation from the party in default as if such person had contract to discharge it and had broken his contract. को ऐसी कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ा है अभी हमने, देखो कहाँ डैमेजेस क्लेम हो रही है कौन सी कॉन्ट्रैक्ट की, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह से इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में आएगा और कहीं नहीं है। चलिए यहाँ पे ये, अब आपको लेके चलते हैं थोड़ा सा स्पेशल डैमेजेस किसे कहते हैं। देखो बेटा, स्पेशल डैमेजेस वो कहलाते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त आपने कोई बात उसको स्पेशली बता दी हो। अब ए ने कोरियर वाले को ये कह दिया कि भाई साहब ये बॉम्बे में मुझे पार्सल पहुंचाना है, कब तक पहुंचेगा, बोला भाई साहब कल परसों सुबह पहुंच जाएगा। बोला भाई साहब परसों सुबह पहुंच जाएगा ना, हाँ बिल्कुल पहुंच जाएगा। कब, 10 बजे तक पहुंच जाएगा ना, हाँ जी बिल्कुल पहुंच जाएगा। उसने पहुंचाया परसों शाम को और उसने केस कर दिया कोरियर वाले के ऊपर 1 करोड़ का। उस कोरियर वाले के दिमाग घूम गया, बोला इतने पैसे, इतना डैमेजेस, ये तो मैं खुद हवाई जहाज में जाकर के दिया था, इससे अच्छा तो 1 करोड़ का डैमेज। कोर्ट ने पूछा भाई बात क्या हो गई, बोले साहब ये चीज जो मैंने डिलीवर कर दी थी ना इसको, वो 10 बजे वहां पहुंचना बहुत जरूरी था, अगर ये वहां 10 बजे पहुंच जाता तो उस एग्जीबिशन में मेरे इस गिफ्ट, मेरे इस चीज को बनाई हुई को फर्स्ट प्राइज मिलता 1 करोड़ का, इनकी वजह से मुझे 1 करोड़ का नुकसान हो गया। तब यहां पे कोर्ट ने कहा क्या तुमने ये बात स्पेशली इसको बता दी थी, नहीं, तो फिर स्पेशल डैमेजेस केवल तभी होंगे जब आप किसी को ये वाली बात क्लियर कर दोगे पहले। उसके बाद आता है नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस क्या होता है, एग्जांपल देके बताता हूँ, बहुत ही इजी एग्जांपल दूंगा छोटा सा, कि ए ने बी को कहा कि तुम अपना टेम्पो लेके आ जाना कल सुबह 6 बजे, हम ये मकान खाली करके दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, कितने रुपए लोगे, बोला 3000। ठीक है, वो आया ही नहीं 6 बजे। अब उसने, ए ने क्या किया, दूसरा ऑटो किया, उसने भी 3000 लिए, फिर ए ने केस किया उसके ऊपर, तो वो क्या बोलता है कोर्ट में, जज साहेब 3000 मैं मांग रहा था, 3000 इनको लगे, तो नुकसान तो कुछ हुआ ही नहीं, काय बात का डैमेजेस। तो कोर्ट ने कहा चाहे 1 रुपया ही दिलवाऊं पर आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि जब किसी से प्रॉमिस करते हैं तो उसे पूरा किया जाता है। तो नॉमिनल डैमेजेस इसको बोलते हैं नाम मात्र की क्षति। ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या होते हैं, जैसे कि 3000 रुपये में तय हुआ था ऑटो, वो आया ही नहीं,
फिर हमने दूसरा ऑटो किया, उसने हमसे 5,000 रुपये मांग लिए, तो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा लग गए। क्लियर? इसके बाद लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं और अनलिक्विडेटेड। लिक्विडेटेड डैमेजेस आर दोज डैमेजेस विच आर फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द पार्टीज। दोनों पार्टीज ने पहले से ही ये डिसाइड कर लिया एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त, कि अगर तुम कल नहीं आए तो 5,000 रुपये तुमसे मैं लूंगा। वो कहता है अगर मैं आ गया तुम नहीं आए तो 5,000 रुपये मैं लूंगा। ये लिक्विडेटेड डैमेजेस है। लिक्विडेटेड डैमेजेस का सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि अब ए और बी नहीं आया तो ए जो कोर्ट के अंदर पैसे मांग रहा है 7,000 रुपये या 10,000 रुपये, वो नहीं मिलेंगे। केवल 5,000 रुपये तक की ही लिमिट है, क्योंकि ए ने पहले ही तय कर लिया था कि भैया 5,000 रुपये। कोर्ट चाह करके भी नहीं दिला सकती क्योंकि 5,000 रुपये से फिक्स कर रखे। क्लियर? एक होता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, ये वो कहलाते हैं विच आर नॉट फिक्स्ड। जैसे आप साइकिल लेके जा रहे हो, गड्ढे में गिर गए तो आपने केस कर दिया और डैमेजेस क्लेम कर रहे हो, तो आपके स्टेट के साथ आपके तो कोई डैमेजेस पहले से फिक्स थे ही नहीं। इसे बोलते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, जो टॉर्ट के अंदर होता है। हो गया? चले अब इस डैमेजेस के बाद आया सूट फॉर क्वांटम मेरिट। सूट फॉर क्वांटम मेरिट, सूट फॉर क्वांटम मेरिट रेमेडीज में चल रहा था ना। क्वांटम मेरिट का मतलब होता है, पहले आप इसका मतलब लिख लीजिए, जितना काम उतना दाम, एज मच एज अर्न। इसे समझ लीजिए आप। क्वांटम मेरिट डैमेजेस पे लिख रहे हैं ना हम लोग। इन लीगल सेंस में इसका क्या मतलब है कि पेमेंट इन प्रोपोर्शन टू द वर्क डन, पेमेंट इन प्रोपोर्शन टू वर्क डन। ये है जितना काम उतना दाम। क्वांटम मेरिट का मतलब क्वांटम मेरिट क्वांटम मेरिट क्वांटम मेरिट का मतलब हुआ जितना काम उतना दाम। अब हम आपको इसका एक एग्जांपल देंगे, उससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है? एक एग्जांपल लेके चलते हैं। इसमें ये हुआ कि ए एग्रीड टू रिपेयर बीज हाउस फॉर ₹5,000। ए इस बात के लिए एग्री हो गया कि तुम्हारा ये जो घर है ना, इस घर को मैं रिपेयर कर दूंगा, 5,000 रुपये लूंगा। ए एग्री हो गया। द पेमेंट वॉज टू बी मेड ऑन कंप्लीशन ऑफ द वर्क। तो इन दोनों में ये बात तय हो गई कि ए ने कहा भैया मैं इस पूरे घर काम कर दूंगा, तो उसके बाद मैं ये पेमेंट मुझे दे देना। ए ने अपना काम पूरा कर दिया। ए डिड द वर्क ऑफ रिपेयर बट देयर वाज सम डिफेक्ट्स, लेकिन उसमें कुछ डिफेक्ट्स रह गए और बी ने उस डिफेक्ट्स को ठीक करवाया किसी सी से, तो उसमें उसको लग गई 1,000 रुपये। 1,000 रुपये की खर्चा आ गया। उन डिफेक्ट्स को रिमूव करने में बी का 1,000 रुपये का खर्चा आ गया। तब ऐसी सिचुएशन में ए
is entitled, A is entitled 5,000 minus 1,000, 4,000. अब B कह रहा है भैया मैं तो कुछ नहीं दूंगा, कितना गंदा काम किया है। ऐसे नहीं, इसने जितना काम किया आपको उतना देना पड़ेगा। अगर इससे कोई डिफेक्ट हुआ है उसको ठीक करवाने में जितना खर्चा आया है वो माइनस करके बाकी का लौटा दो, इसको पैसे दे दो। एक चीज तो आप ये समझना, यहां तक क्लियर है। अब दूसरी बात समझाऊंगा। ठीक है, सेक्शन 65 निकाल लीजिए, सेक्शन 65। Obligation of person who has received advantage under void agreement or contract that becomes void. That becomes void. When an agreement is discovered to be void or when a contract becomes void, any person who has received any advantage under such agreement or contract is bound to restore it or to make compensation for it to the person from whom he received it. चले, इसका इलिस्ट्रेशन देखिए। A pays B rupees 1,000 in consideration of B's promising to marry C, A's daughter. C is dead at the time of the promise. The agreement is void, but B must repay A the 1,000 rupees. Clear है? ठीक है। देखो इसमें आप जाएंगे C नंबर पे आइए, C नंबर देखा, इसे हाईलाइट 65 का इलिस्ट्रेशन नंबर C वो देख लिया। ठीक है, अब आप निकालिए सेक्शन 75। 75 का इलिस्ट्रेशन देखिए, देख लिया, देख लो। $65 का C, 75 का इलिस्ट्रेशन और एक इलिस्ट्रेशन देखिए 39 का। ये तो मैं पढ़ा दूंगा लेकिन आप केवल देखो। 75 का देख लिया, 65 का देख लिया, 39 का भी देख लो। 39 हो गया। ये सब इलिस्ट्रेशन एक जैसे है। अब हम सी वाले को पढ़ते हैं, 65 का सी। ए अ सिंगर कॉन्टैक्ट विद बी, बी के साथ कॉन्टैक्ट होता है द मैनेजर ऑफ ए थिएटर टू सिंग एट हिज थिएटर फॉर 2 नाइट्स इन एवरी वीक। प्रति सप्ताह में 2 रात उसके नाट्यगृह में गाने की संविदा करती है। कौन? ए। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 मंथ। और बी कहता है हर रात के गाने के लिए 100 रुपए देने का वो प्रॉमिस करता है। ईच नाइट्स परफॉर्मेंस ऑन द 6th नाइट, छठी रात को ए विलफुली एब्सेंट हरसेल्फ, ए आई नहीं गाना गाने, फ्रॉम द थिएटर, थिएटर से उसने अपने आप को एब्सेंट कर लिया। एंड बी इन कॉन्सिक्वेंस रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट, और बी ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट किसने रिजाइन किया? बी ने। विखंडित कर देना, रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट। किसने रिजाइन किया? बी ने। बी ने किया। अब ए क्या बोला? भाई जितना गाना गाया उतना तो पेमेंट करो। बी मस्ट पे ए फॉर द 5 नाइट्स ऑन विच शी हैड संग। ए ने जितना गाना गाया था उसे पेमेंट करना होगा। तो जितना काम उतना दाम, भैया जितना काम किया उतना तो दो। क्लियर हो गया? ये वाली बात क्वांटम मेरिट की हो गई। यहां तक क्लियर है? बस अब इसके बाद चलते हैं सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और एक है सूट फॉर इंजंक्शन। अब पहले तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को सुन लो, इंजंक्शन को मैं अभी बताऊंगा क्योंकि ये वाले एग्जाम्पल से मैं इंजेक्शन को भी तैयार करूंगा, इसलिए पहले स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सुन लो। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का क्या मतलब है? ए ने बी को कहा कि ये टीवी कितने का दिया? बोला भैया 50,000 का।
ए ने कहा ठीक है मैं पैसे लेके आता हूँ। जब वो पैसे लेके पहुंचा 2 दिन बाद, तो उसने वो टीवी किसी और को निकाल दिया। तो ए ने बी को कहा भैया मुझे वो टीवी दो। बी बोला भाई साहब वो टीवी तो निकल गया, अब नहीं है। बोला नहीं, कॉन्टेक्ट हुआ था हमारे बीच में, मैंने आपको 1000 रुपये भी एडवांस दिए थे, आपने क्यों निकाल दिया? बोला भाई साहब आप एक काम करो, उससे बढ़िया टीवी दे दो। नहीं मेरे को तो वही टीवी चाहिए, मेरे को तो वही चाहिए। भाई साहब वो टीवी नहीं है, अब बनना बंद हो चुके हैं, मैं आपको दूसरी देता हूं। नहीं मेरे को तो वही चाहिए। भाई साहब वो 50,000 की टीवी है, मैं आपको 80,000 की टीवी 50 में दे रहा हूं बस। नहीं मेरे को तो वही चाहिए। यहां पर क्या हुआ कि एक पार्टी जब कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पा रही है, तो जो एग्रीड पार्टी है वो ये क्या चाहती है कि वो उसके ऑब्लिगेशन को पूरा करे। मुझे पैसा नहीं चाहिए, तेरे पैसा देने से, डैमेजेस देने से मेरे को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो सकती, मेरे को तो वही चीज दे। मामला कोर्ट में पहुंच गया। तब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा फाइल किया ए ने, सूट फॉर डैमेजेस नहीं, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इसका मतलब ए कोर्ट को ये कह रहा है कि जज साहेब मैंने अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया है, या मैं अपना ऑब्लिगेशन पूरा करने के लिए रेडी हूं, इससे कहिए कि ये अपना ऑब्लिगेशन पूरा करे। क्लियर हो गया? तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा, तो इस चीज को और अच्छे से हम लोग स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर पढ़ेंगे। आइए सूट फॉर इंजंक्शन क्या होता है। इंजंक्शन का मतलब होता है मना करना, टू रेस्ट्रेन। इस इंजेक्शन वाले टॉपिक को पूरा अच्छे से हम सीपीसी के अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम यहां पे थोड़ा सा देख लेते हैं। अब आप निकालिए 75 का इलिस्ट्रेशन। 75 क्या कह रहा है, चलो पढ़ते हैं। A singer contract with B the manager of theatre to sing 100 rupees each night perform on the 6th night. A willfully absent herself from the theatre and B in consequence resign the contract. हो गया? बोले सर ये तो बात हमने 65 में भी पढ़ी थी, तो क्या हुआ? दोबारा पढ़ो। B is entitled to claim compensation for the damage which he has sustained through the non-fulfillment of the contract. ये समझ में आ गया? वेरी गुड। चलो 39 पे आओ। 39 पढ़ते हैं। 39 के अंदर ऐसी क्या खास बात है? 39 पढ़ो, उसका इलिस्ट्रेशन पढ़ो। ए अ सिंगर एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट with B the manager of theatre to sing at his theatre 2 night in a week. On 6th night A willfully absent herself. B is at liberty. ये पॉइंट देखो अब आप 39 में ए इलिस्ट्रेशन कहता है B is at liberty to put an end to the contract. B इस बात से स्वतंत्र है, B के पास, कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है। अब क्या हुआ, दो है ए और बी। अब ए सिंगर है, 5 रात तो इसने गाना गाया है, 6ठी रात ये एब्सेंट हो गया, और 7वीं रात जब ये यहां आया थिएटर, तो बी के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो मना कर सकता है, वो चाहे तो ओके कर सकता है। यहां तक क्लियर है? बी अगर मना कर देता है तो ए ने जितना गाना गाया है 5 रात का पेमेंट बी को करना पड़ेगा, लेकिन बी ए के ऊपर सूट फॉर डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है कि तेरे 6 तारीख को नहीं आने की वजह से मुझे इतना बड़ा नुकसान हुआ, मैंने बुकिंग ले रखी है, उस बात को तुझे भी पता था, बुकिंग ले रखी है, फिर भी तू नहीं आया, तो अब तू डैमेजेस दे। तो ए शुड पे द डैमेजेस, बट ए इज एंटाइटल फॉर 5 पेमेंट, फॉर 5 रात, 5 नाइट का पेमेंट के लिए वो एंटाइटल है। ये बात अलग है डैमेजेस के लिए, और ए बिल्कुल बचना चाहता है। तो ए ये प्रूफ कर दे कोर्ट के सामने कि जज साहब मैं क्या करता, मैंने इतना सेफ रखा था, मेरा गला खराब हो गया, मैं गाना ही नहीं गा सकता, या मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं आ ही नहीं पाया। तो कोर्ट जब ये देखेगा कि इम्पॉसिबिलिटी हो गई थी, तब कोर्ट इसको छोड़ देगा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी, ये बात भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर इम्पॉसिबिलिटी हो गई थी ए के लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर देगा एंड नॉट लाइबल। यहां तक क्लियर है? तो 39 का ए कहता है बी इज लिबर्टी, बी की लिबर्टी है, अगर बी चाहे तो इसको परमिशन भी दे सकता है, चल आजा गाना गा ले। सर ये वाली बातें तो ठीक है, लेकिन सूट फॉर इंजंक्शन का क्या मतलब हुआ? अब बी के पास एक ऑप्शन और है, बी कोर्ट में जाकर के क्या क्या कर सकता है, देखो बी कोर्ट में जाके
बी कोर्ट में जाके सूट फॉर रेसेशन पढ़ चुके, कैंसिलेशन का, सूट फॉर डैमेजेस ये भी समझ में आ गया, और ये भी कह सकता है सूट फॉर इंजंक्शन। अब इंजंक्शन का मतलब है कि बी कोर्ट में गया और कोर्ट ने बी से कहा क्या हुआ, डैमेजेस चाहिए, नहीं साहब, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करवा दूं, नहीं साहब, डैमेजेस नहीं चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं करना चाहते, तो आए क्यों? मैं तो ये कहने आया हूं कि जब तक हमारे यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो जाता, ए को रोक दिया जाए किसी और होटल में गाना गाने से। तो इंजंक्शन का मतलब होता है टू रेस्ट्रेंट, जिसे हम सीपीसी में पढ़ेंगे। आइए 39 का बी देखिए लास्ट। A willfully absent herself in the condition of the contract and cannot now put an end to it, but is entitled to compensation। हाँ ये तो हो ही चुका, कंपनसेशन ले सकता है ये बी, छठी रात का जिस दिन ये एब्सेंट था, चाहे ओके कर दे, हो गया। तो यहाँ पे हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 1 से लेके 75 तक कंप्लीट होते हैं। कल हमारी क्लास आगे चलेगी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स पर, और कल हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को पूरा करेंगे। ये कल हो जाएंगे आपके पूरे। उसके बाद फिर हमारा 2 दिन का और रहेगा, एजेंसी खत्म करेंगे, और 11 दिसंबर से हम अपना क्रिमिनल माइनर एक्ट्स शुरू कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू।